अच्छा, यही बात हुई 2013 में जब आईकैप ने पॉलिसी अनाउंस की और उसके बाद एक डिफाइंड सिलेबस दे दिया। पहले सिलेबस जो था वो डिफाइंड नहीं हुआ करता था इतना खास, मतलब आउटलाइन मौजूद होती थी, बुक्स वगैरह और ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो लिहाज़ा उसके बाद पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो वेला बैठा है। ठीक है? मतलब आर्टिकल नहीं मिल रही या अच्छी फॉर्म में आर्टिकल नहीं मिल रही, कंपटीशन ऐसे हो गया है कि जब हम होते थे माइक तमाम स्टूडेंट अपने पे म्यूट रखेंगे। अच्छा, जब हम होते थे तो तब 4 अटेम्प्टर स्टूडेंट 50, 60, 70 ऐसे होता था और 50 भी नहीं होता था, 4 अटेम्प्टर बहुत ही कम स्टूडेंट होता था, 100 भी 50 से भी नीचे शायद इस तरह होता था। तो ख़ैर लेकिन जो अब आई है पॉलिसी तो इसमें 4 अटेम्प्टर क्या 3 अटेम्प्टर स्टूडेंट आ गए हैं भाई। 2-2 अटेम्प्ट वाले बच्चे आ चुके हैं। तो अब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि यार बिग 4 कितने स्टूडेंट्स को रिटेन करेंगे, ठीक है? तो लिहाज़ा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पॉलिसी हर बार चेंज होती है। तो इससे पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना एक तो। दूसरी चीज़ ये है कि बेटा जो नए स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कि उनके ऊपर पॉलिसी आनी है कि नहीं आनी वो तो नए हैं, बात खत्म हो गई। हाँ, जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत इस हाल तक है कि अगर वो चीज़ नहीं कर रहे जिसका पॉलिसी इम्पैक्ट कर रही है, जिस चीज़ पे पॉलिसी मेन इम्पैक्ट करेगी। अब आप सबको पता है पिछले 2 साल से पता है आप सबको कि भैया जी साल डेढ़ साल से कि लॉ और बीएम चेंज होना ही होना है। और चेंज जो होती है वो हमेशा एडवांसमेंट की तरफ होती है, डिक्रीमेंट नहीं होती उसमें। चेंज करके आप पीछे नहीं आते, आगे मूव करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको सिलेबस टफ करना पड़ेगा। तो चीज़ें टफ होंगी ना कि ईज़ी होंगी, तो आपके पास टाइम है, आप निकाल सकते हैं। और ये भी नहीं कि कोई भाई आखिर वाले सब्जेक्ट हैं, एंड वाले सब्जेक्ट हैं, अगर आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, ऑडिट नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ नहीं आने वाली, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर लॉ नहीं पढ़ा और बीएम नहीं पढ़ी तो आपको ऑडिट और अकाउंटिंग में इश्यू हो सकती है। अकाउंटिंग में भी ना हो, ऑडिट में तो पक्का इश्यू होगा अगर लॉ पढ़े बगैर आप जाएँगे। तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें कंपनीज़ एक्ट 2017 से मुताबिक है। तो लिहाज़ा आपके पास अभी टाइम है। ठीक हो गया? ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट जॉइन कर लें, लेकिन स्टूडेंट इसी स्पीड से ही आएँगे, देखना क्लास के एंड तक कितने आ जाते हैं और फिर कहेंगे सर हम नहीं मौजूद थे तो हम क्या करें? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भैया जी हमारी क्लास ये है एक ओरिएंटेशन है और हम इसका फ़ोकस जो है वो ज़्यादातर 2 सब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे। एक होगा हमारा क्या कहते हैं लॉ और उसके बाद बीएमबीएस। उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज का हम पहले एजेंडा डिफाइन कर लें कि हमने करना क्या है आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम ज़रा आईकैप के रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है और किस तरह से इसके अंदर क्या मतलब जो प्रीवियस अटेम्प्ट है उससे और इसमें क्या फ़र्क आया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे, क्या है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, किन सब्जेक्ट में वो ज़्यादा रगड़ रहा है, पासिंग रेशियो को वो किस साइड पे लेके जा रहा है और उसकी क्या इस टाइम पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो उसकी इस टाइम रिज़ल्ट से हमें विज़िबल होती हैं या नज़र आती हैं। उसके बाद हम थोड़ा-सा न्यू पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। फिर हम थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि हम लॉ या बीएमबीएस में फेल क्यों होते हैं? तो इसका हम 1-2 पास पेपर के क्वेश्चन निकालेंगे और वहाँ से मैं आपको क्लियर कराऊँगा और उसके बाद आपको खुद तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन-कौन सी वर्ड के आए हुए हैं अपने एग्ज़ाम पेपर के अंदर। ठीक हो गया? और उसके बाद हमारा होगा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारी आ रही है आगे अटेम्प्ट इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर। क्यों? मार्केट में बहुत ज़्यादा अरस्तू अवेलेबल है बेटा जी। ठीक है ना? तो कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर और मरीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा है। जिस शख्स को पूछो उसे ही 2-4 बीमारियाँ होंगी और उसी के पास ही 2-4 इलाज मौजूद होंगे। मतलब आप किसी को बता दो यार मेरी कमर में दर्द हो रहा है, उसने वहीं पे बैठे-बैठे आपको 4 नुस्खे दे देने हैं। तो लिहाज़ा हमारे यहाँ हर डॉक्टर बंदा है, हर बंदा मरीज़ है। सेम इसी तरह हर बंदा ही हमारे यहाँ काउंसलर है, जो आपकी काउंसलिंग कर सकता है और हर बंदा ही हमारे यहाँ टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है। तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप अपने सबसे बेहतर जज खुद हैं, ठीक है? कोई आपको नहीं बता सकता, किसी के कहने पे चलेंगे तो बेटा फिर वो जिधर जा रहा है, आप भी उधर ही जाएँगे। तो क्या आपको इस चीज़ की गारंटी है कि अगला सक्सेसफुल होने वाला है? अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा-सा पोस्ट रिजल्ट बैच जो हमारा स्टार्ट होना है, उस पे बात करेंगे, डिस्कशन वगैरह करेंगे और लॉ बीएमबीएस की स्टडी के ऊपर और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो होगा हमारा इंशाल्लाह क्लास के एंड पे होगा। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहला एजेंडा ज़रा आईकैप का रिजल्ट का एनालिसिस देखते हैं। तो बेटा एक बात है कि जो इस टाइम टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं, वो हुए हैं 825 जिन्होंने कैफ क्लियर किया है और ये तकरीबन 29% रिडक्शन है।
मतलब लास्ट अटेम्प्ट में 1000 प्लस स्टूडेंट था, इस बार 825 स्टूडेंट जो है उसने कैफ क्वालिफाई किया है। तो इससे एक चीज तो हमें समझ आती है कि भाई आई कैप जो है ना 2 मेजर्स ले रहा है आर्टिकल के अंदर, ज्यादा कोशिश उसकी ना आर्टिकल के जो बच्चे हैं उनको खपाने की है। अच्छा, अब हम जरा देखें कि आई कैप कर क्या रहा है उस हवाले से। एक चीज तो ये है कि आपने अभी रिसेंट न्यूज सुनी होगी कि जो पीएसओ है वो भी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, मतलब एक इंडस्ट्री। अब जिन लोगों को आर्टिकल का नहीं अंदाजा, आर्टिकल, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री, आउट ऑफ द इंडस्ट्री ये क्या चीज होती है, प्रैक्टिस वगैरह, तो इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप पूरी देखें, बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा उसमें कि आपने क्या करना है, कैसे अडॉप्ट करना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है। अच्छा, तो 29% रिडक्शन हुई है, तो आई क्या आप इस टाइम डबल स्ट्रेटजी लेके चल रहा है। अगर इस टाइम मार्केट में बात करें तो 700 से तकरीबन 1000 स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसके पास आर्टिकल नहीं है। मतलब फर्म्स भी मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन ना तो वो किसी कैटेगरी में आती हैं, क्यूसीआर रेटेड हैं तो वो तकरीबन कोई 100 या 105 के लगभग हैं, और ये चेंज होती रहती है, हर साल में एक दो निकल जाती हैं, एक जो नहीं आ जाती हैं। अब हर फर्म जो है एवरेजली 4 से 5 स्टूडेंट मैक्सिमम रखती है। छोटी फर्म्स जो होती हैं, बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो 20-20, 30-30 स्टूडेंट हायर कर लेती हैं रेंज, लेकिन ये भी एक मैक्स वो है, मैक्स। अब 5-10, 5-7, 5-7 इतने ही स्टूडेंट चाहिए होते हैं इनको। तो इतना स्टूडेंट मार्केट के अंदर बैठा है, तो इसके ऊपर आई कैप 2 तरीकों से जहां तक उसका कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये है कि पासिंग रेशियो कम कर रहा है, और दूसरे नंबर पे वो आउटसाइड इंडस्ट्री प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहा है। मतलब जिस तरह हमारा यूनिलीवर है, इसको भी अलाउ है, एसएनजीपीएल है जो ये सुई गैस वगैरह है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं आर्टिकल। अभी पीएसओ रिसेंटली जो है वो इंक्लूड हो गया है, आदम जी लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो गई है, अब वहां पे आर्टिकल कर सकते हैं। तो एक बात तो ध्यान में रखें कि आई कैप का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि भैया थोड़ा सा पासिंग रेशियो को कम किया जाए, और जो स्टूडेंट बैठे हैं इस टाइम आर्टिकल के अंदर उनको जगह दी जाए कि वो आगे जाके फिट हो जाए। एक चीज, दूसरे नंबर पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो बेटा, सब्जेक्ट वाइज चलें तो इस बार सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, बाकी तमाम सब्जेक्ट का रिजल्ट डाउन गया है, और वो है बिजनेस लॉ कैफ 3। आप जरा YouTube पे जाके मेरा पहला लेक्चर जो मैंने पोस्ट इसका रेगुलर बैच का एक मैंने डाला हुआ है वहां पे, या इंट्रो वहां पे डाला हुआ है, आप उसमें जाके देखेंगे मैंने एक ही बात की हुई है कि भैया ये गोल्डन अटेम्प्ट है कैफ की, इसकी लॉ और बीएमबीएस की। उसकी वजह क्या है कि वो भी हम डिस्कस करते हैं, और गोल्डन अटेम्प्ट होती क्या है। तो ये बेटा कोई इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, माइक म्यूट करें बेटा। अच्छा, तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, हम उस पर बात करेंगे जरा चल के। खैर, तो एक वाहिद सिलेबस है कैफ का जो चेंज हुआ है, और ये क्या कहते हैं इसमें इंक्रीज हुई है, और इसके अंदर 67% इंक्रीज हुई है। 1900 स्टूडेंट निकला है, जहां पे 300, 400, 400 स्टूडेंट निकलता था। लास्ट टाइम 28% रिजल्ट आ रहा था। तो लिहाजा ये चीज आप देखने वाली है कि भैया कैफ जा किस साइड पे रहा है। अब कैफ 3 खास तौर पे लॉ का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप जो स्टूडेंट है ना, एक दो अटेम्प्ट वाले इंतहाई लकी हैं। उसकी मैं वजूहत भी बताता हूं कि क्यों आप लकी हैं, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। खैर, तो सिर्फ एक कैफ 3 का सब्जेक्ट जो है उसका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, और वो भी बहुत ज्यादा हैवी मार्जिन से इंक्रीज हुआ है। ठीक हो गया। तो बाकी तमाम सब्जेक्ट तकरीबन तकरीबन जो है वो नीचे ही गए हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं एक 20% के हिसाब से जो बीएमबीएस का है रिजल्ट वो भी डाउन गया है, लेकिन उसकी वजह और है। कैफ 4 का रिजल्ट डाउन होने की वजह बेटा जो है वो है पेपर का ट्रेंड। अगर आप में से किसी ने कैफ 4 इस बार अटेम्प्ट किया है और वो रह गया, तो जरा आप पिछली अटेम्प्ट का और इस रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर उठा के कंपैरिजन कीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क है दोनों पेपर में। अब वो पेपर का पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि नई पॉलिसी में बीएमबीएस चेंज हो रही है। अब उसकी अप्रोच डिफरेंट हो गई है बीएमबीएस के हिसाब से। उसकी वजह यह है कि बेटा अगर मैं बीएमबीएस को समराइज करूं तो कोई 50 टॉपिक्स भी नहीं बनते, मतलब कोई 20-25 थ्योरीज बनती है, और इतने ही कोई क्रैमिंग के टॉपिक बचते हैं जिनके अंदर मटेरियल ही नहीं है टेस्ट करने वाला। अब पिछली अगर आप देखें 10 अटेम्प्ट के अंदर हर अटेम्प्ट में अगर 5, 7, 8 क्वेश्चन भी पूछता है तो भैया 70-80 क्वेश्चन वो पूछ चुका है। तो तमाम टॉपिक टेस्ट हो चुके हैं, उस लेवल पे अब टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं रही बीएमबीएस की जैसे पहले होती थी।
बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे नोट्स में कन्वर्ट करें 100 पेजेस भी नहीं बनते जिनको याद करके। और ये बात मैं इस तरह नहीं कर रहा कि मैं कोई आपको सिर्फ बात कर रहा हूँ, नोट्स से स्टूडेंट पास हुए हैं और मेरे कई हुए स्टूडेंट, मेरे तकरीबन कोई 12-13 स्टूडेंट थे, उसमें से 8-9 पास हो चुके हैं, 10 और सिर्फ नोट्स से हुए हैं। तो लिहाजा बीएमबीएस जो है वो सिर्फ याद करने वाले 100 पेजेस हैं, पूरी बुक के 100 पेजेस है, आपने नोट्स बनाए, आप हैंडआउट्स बनाए और जरा देखें उन पे क्या होता है। अच्छा, अब उसका जो रिजल्ट डिक्रीज हुआ है वो पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से हो गया। 180 डिग्री पे पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जहां पे पहले 10%, 20%, 25% या मैक्सिमम 30% होता था, जहां पे वो सिनेरियो बना के क्वेश्चन पूछता था। इस बार 80% सिनेरियो बना के क्वेश्चन पूछा उसने। स्ट्रेट क्वेश्चन बहुत ही कम है, नहीं तो पहले 60% स्ट्रेट पेपर हुआ करता था। और क्या कहते हैं, जो 38% था वो मतलब इस तरह होता था कि सिनेरियो बनाता था लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट होता था, एट द रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती थी। लेकिन जो क्या कहते हैं 10% होते थे वो परफेक्ट केस स्टडी हुआ करते थे। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, उसने 80 का 80% उठा के केस स्टडी के फॉर्म में डाल दिया। तो ये वजह है कैप 4 का रिजल्ट रिड्यूस होने की वजह से। अब इसमें 2-3 जगहों पे हमसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो हम इंशाल्लाह कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर या हाउ टू स्टडी के पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आई कैप का रिड्यूस हुआ है, एक लॉ का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है इस बार 67% और होप्स हो कि अगली बार इससे भी ज्यादा होगा। अब होती क्या है गोल्डन अटेम्प्ट, जरा डिस्कस करते हैं कि गोल्डन अटेम्प्ट क्या कहलाती है। किसी भी सब्जेक्ट की दो गोल्डन अटेम्प्ट होती हैं, एक उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरी वो अटेम्प्ट जिसमें सिलेबस चेंज जो हो रहा हो, जिसमें सिलेबस जो है मटेरियल चेंज हो उसके अंदर। अब फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों गोल्डन होती है? देखिए बेटा, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा होता है कैलकुलेशन वाला कि अगर आप उस सब्जेक्ट को 10 बार भी करेंगे ना एक क्वेश्चन को, तो आपको हर बार कोई नई चीज मिलेगी। थ्योरी का सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता। अगर तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज निकाल ली तो ठीक है, नहीं तो अगली अटेम्प्ट में ज्यादातर चांस होता है कि आप रिड्यूस कर जाएंगे, ना कि उसको कवर कर पाएंगे। उसकी वजूहत क्या है? पहली बात है, वही बुक है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, कोई नई चीज नहीं होनी उसमें, कुछ नया नहीं निकलना, वही चीज आप उस तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, स्टडी बैक रह जाएगी। फिर ज्यादातर आप इस पे अड़ जाते हैं कि यार मेरे 40 नंबर आ गए थे, कोई नहीं थोड़ी सी तैयारी करूंगा, 10 नंबर और ही बढ़ाने हैं। आप लाइट ले जाते हैं इस चीज को, एक और वजह है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हम पिछली बार 40-42 पे फेल हुए थे, हमने बहुत मेहनत की, इस बार हम 38 पे फेल हो गए। ये एक और गलत चीज है, ज्यादा पढ़ना। अब होता क्या है कि बेटा जब भी कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, हमारी तैयारी जो होती है ना वो स्ट्रेट टू द पॉइंट होती है, अब जो टीचर ने पढ़ाया होता है। और हम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं कि भाई सर ने ऐसा किया था हम भी ऐसा ही कर देते हैं, बात खत्म, कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन जब आप अगली अटेम्प्ट में ज्यादा तैयारी करके जाते हैं तो आपके माइंड में एक से ज्यादा कंसेप्ट मौजूद होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सोचने बैठ जाते हैं यार इधर ये भी आंसर हो सकता है, इधर तो ये भी हो सकता है, ओ ये तो नहीं है कहीं पे। ये इस चक्कर में आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन भी मार के आ जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा हर सब्जेक्ट की गोल्डन अटेम्प्ट होती है। लेकिन अब जाहिर सी बात है हमसे ज्यादातर पोस्ट रिजल्ट वाले स्टूडेंट हैं तो उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट गुजर गई है। अब आपके लिए ये गोल्डन अटेम्प्ट कैसे है? सिलेबस चेंज। ये कैसी अटेम्प्ट होती है जिसमें आई कैप ट्राई करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को निकाले। अब उसका मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या उसकी हिकमत होती है, क्या बात होती है। नहीं तो अगर आप सिलेबस चेंज वाली अटेम्प्ट कोई भी उठाएं, किसी भी सब्जेक्ट की 2013 से पहले आप उठाएं, और आप देखेंगे कि उस अटेम्प्ट के अंदर तकरीबन 80% पास्ट पेपर पूछे होते हैं। क्या पता नहीं वो एग्जामिनर हायर नहीं करते या कोई ऐसी वजह है, या एक बस खानापुरी का पेपर होता है कि यार दो बस। तो 80% स्ट्रेट पास्ट पेपर में से पेपर आता है उस अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट में उसका सिलेबस चेंज होना होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, मेरे अपने भी से इस तरह के एक दो अटेम्प्ट में पेपर निकले। मतलब जब मैंने एडवांस टेक्स्ट दिया था, ओपन बुक पॉलिसी हो रही थी तब सी फैप लेवल पे, तो उससे पिछली अटेम्प्ट में मैंने दिया था और कोई 1 मंथ तैयारी के साथ दिया था, सिर्फ पास पेपर किए थे। और बिलीव मी कि 85% जो था सिर्फ पास पेपर आया होता स्ट्रेट। और मुझे यहाँ तक याद था कि भाई ये फलाना क्वेश्चन बुक के फलां पेज की फलां साइड पे खड़ा है और वहां पे लड़की के नाम से पूछा गया, यहाँ लड़के के नाम से पूछा गया। तो जिस अटेम्प्ट में, और हमारे पास अब एक रिजल्ट मौजूद है, हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है सीफैप का, इसका कैफ का। हम देख सकते हैं कि लॉ के रिजल्ट के अंदर कितनी ड्रास्टिक चेंज आई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा ये दो अटेम्प्ट गोल्डन है। लेकिन
अगली बात क्या है कि आप स्टूडेंट लकी क्यों हैं? बेटा मुश्किल टॉपिक, कंफ्यूजिंग टॉपिक और जो रिपीटेटिव चीजें थी वो निकल चुकी हैं। काफी सारी डिलीशन हो गई है, खासतौर पे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट था, ये वो सारा कुछ काफी सारी आपकी मुश्किल चीजें जो हैं, जो रट्टा मारने वाली थी, वो निकल गई हैं। सिलेबस आपका बहुत शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे सिलेबस शॉर्ट तो हुआ है, एक मसला और आ गया। आप में से बात स्टूडेंट जो हैं वो पिछले अटेम्प्ट में पेपर दे के बैठे होंगे और इस बार सोच रहे होंगे कि भाई पिछली अटेम्प्ट वाला सिलेबस ही इस अटेम्प्ट में लगेगा। जी बिल्कुल, हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि वही बुक जो है वो इस बार चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा थोड़ा-सा हमने आईकैप का रिजल्ट देख लिया, ट्रेंड भी देख लिया। न्यू पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा बेटा जी। न्यू पॉलिसी आईकैप ने कहा था कि 2021 में लॉन्च कर देगा, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अगले साल में मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अगर इस साल के एंड पे अनाउंस हो जाता है तो अगले साल में हो जाएगी पॉलिसी, नहीं तो नहीं होगी। फिर मजीद ये 2022 में चली जाएगी पॉलिसी। एक साल पहले कम से कम अनाउंस करते हैं वो एप्लीकेशन उसके। अच्छा, अब सवाल है कि भैया जी उसका इम्पैक्ट क्या होना है स्टूडेंट के ऊपर? बेटा तो जो नए स्टूडेंट है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसी में ही रहेंगे जो जो उस वक्त चल रही होगी न्यू पॉलिसी के अंदर। ओल्ड स्टूडेंट को जो इम्पैक्ट पढ़ना है वो ज्यादातर दो सब्जेक्ट के रेफरेंस में पढ़ना है, एक लॉ का और बीएम का। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या हमें ग्रेस पीरियड मिलेगा, ये वो। तो मेरे ख्याल में बेटा, अब मैं आपको जरा अपनी ना लॉजिक से और क्या कहते हैं फैक्ट्स से एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को जरा समझिएगा। स्टूडेंट इस पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने लॉ बीएम एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, अब सिलेबस अगर चेंज होता है क्या हम पुरानी स्कीम में रहेंगे या नई स्कीम में रहेंगे? मेरा इसके ऊपर एनालिसिस है बेटा कि आप नई स्कीम में फॉल कर जाएंगे। स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर, जो पिछली अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर तो ओल्ड पॉलिसी चल रही है, मतलब अभी भी 22 शहजादे हैं वो बचे हुए हैं। हर खुदा का खौफ करो, वो 22 लोगों मेहरबानी करो। 2013 में पॉलिसी चेंज हुई थी, अभी भी 22 स्टूडेंट जो है वो रहते हैं जिन्होंने कंपनी लॉ पास नहीं किया। अच्छा, अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो ओल्ड पॉलिसी के अंदर रहे हैं। नहीं बेटा, वो ओल्ड में नहीं रहे, वो भी न्यू में फॉल कर गए। कैसे? कंपनी लॉ का पहले पेपर होता था 100 मार्क्स का, अब क्या वो 100 का दे रहे हैं? नहीं, अब वो 50 मार्क्स का देते हैं। तो क्या वो नई पॉलिसी में फॉल नहीं कर गए? एक चीज। दूसरी चीज बेटा ये है कि वहां पे ये कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई थी कि स्टूडेंट को ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है। आई कैप ने कहा था कि जिस बच्चे का जो पेपर पास है वो पास रहेगा, जो फेल है वो पोर्शन देना पड़ेगा। अब जिसका एम लॉ पास था वो पास रहा, सी लॉ का पोर्शन देना पड़ रहा है। तो ये बात नई पॉलिसी में थी या ओल्ड पॉलिसी में थी? तो भाई ये रूल होता है कि जो पेपर आपका पास है वो पास समझा जाएगा। तो लिहाजा ओल्ड पॉलिसी में जो आपका पास था, न्यू पॉलिसी में वो पास समझा गया। लेकिन जो आपका फेल था वो आप अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कंबाइन पेपर नहीं दे रहे। जबकि हम बात करते हैं कि आपका लॉ और एम लॉ और सी लॉ पोर्शन जो है वो इकट्ठा है। अगर वो कंबाइन है, आप दोनों में फेल हो जाते हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती है, एम लॉ अलहदा हो जाता है, सी लॉ अलहदा हो जाता है। आई क्या वर्डिक्ट दे देता है कि भाई जिस स्टूडेंट का जो पेपर पास है वो पास रहेगा, जो फेल है वो देने पड़ेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या ये आपका इनमें से कोई एक पास है? नहीं है, तो आपको दोनों देने पड़ेंगे। आप न्यू पॉलिसी में फॉल कर जाएंगे। कोई ग्रेस पीरियड मेरी ओपिनियन में ना मिलेगा और ना मिलना बनता है। कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता इस चीज का। भाई पास कर जाते, ये आपका क्रेडिट था, नहीं पास किया तो दोनों नहीं पास किया ना, आपने इकट्ठे भी तो देने थे, आप अलग-अलग दे दे। पहले भी तो यही आई कैप की वर्डिक्ट क्या थी, उसकी वर्डिंग थी कि भाई जिसका जो पेपर पास है वो पास रहेगा। तो जिसका एम लॉ पास था उसने सी लॉ दिया। अब क्या वो ओल्ड पॉलिसी में दिया है न्यू पॉलिसी में? तो बेटा उसने न्यू पॉलिसी में दिया। वजह क्या है कि पहले वो 100 का दे रहा था, अब वो 50 का दे रहा है। तो न्यू पॉलिसी में तो वो भी आ गया। आई कैप इस बार भी यही कहेगा कि जिस स्टूडेंट का जो पेपर पास है वो पास रहेगा, जो फेल है वो देगा। तो अगर आपका एमला और सीला इकट्ठा है और आपका पास नहीं होता तो आपको सेपरेट पेपर देना पड़ेगा। ये सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है, समझने वाली बात। तो कहने की बात यह है कि अगर ये सिलेबस चेंज हुआ तो एम लॉ के अंदर कुछ इतनी मेजर चेंज नहीं आने वाली। क्यों? ये एक इनिशियल लेवल पे रहेगा। कंपनी लॉ जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाएगा और इसके अंदर कम से कम 70% मजीद एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी के चक्कर में ना पड़े।
बेहतर है कि जो आपके पास 1-2 अटेम्प्ट्स बची हैं, बेहतरीन अटेम्प्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि रिमेनिंग टाइम में आप आसानी से पास कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है कि भाई हम ये करें, ना करें, वो करें। अच्छा, अब थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं। आपके क्वेश्चन होंगे तो आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो में करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो क्लास के बाद हम अपना सेशन आप अपने क्वेश्चन नोट करते आएँ। रीज़न फॉर फेलियर, बेटा फेलियर की रीज़न क्या है? खास तौर पे थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखा के बात करूँगा। थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर बुक को पढ़ना ही सबसे बड़ी टेक्नीक है। एग्जाम के अंदर आपका नॉलेज या आपका रटा मुश्किल 30% काम आता है। 70% जो फैक्टर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पहली बात, कभी भी बुक को इस रेफरेंस में ना पढ़ें कि हम बुक पढ़ रहे हैं। थ्योरी के पेपर के अंदर, खासतौर पे लॉ के पेपर के अंदर, बेटा हर हेडिंग, हर डेफिनेशन, हर प्रोविजन, उनके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपने मस्ट प्रोड्यूस करना होता है। आप ऊपर जबर जेर भी नहीं कर सकते। अगर उसमें से आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया, कोई चीज बात स्किप कर दी है, तो आपने बॉल जो है वो एग्जामिनर के कोर्ट में डाल दिया। उसकी मर्जी वो आपको नंबर दे, उसकी मर्जी वो सारा काटते, आपकी प्रोविजन गलत है। हमारी कई मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक बेटा स्टडी की नहीं होती। स्टडी हम तकरीबन सारे करते हैं, कुछ ना कुछ मौजूद भी होता है। अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। एग्जाम प्रेशर के अंदर जब हम खासतौर पे क्वेश्चन जाके पढ़ते हैं ना, और पहले जो हमारे पास 15 मिनट होते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर होता है। 1 लाइन या 1.5 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और हम उनको देख के खुश हो रहे होते हैं कि वो स्ट्रेट क्वेश्चन है, छलांगे मार रहे होते हैं। उस प्रेशर के अंदर हमारा दिमाग वैसे ही अभी बाहर फिर रहा होता है, एग्जाम सेंटर में आया ही नहीं होता। पेपर के ऊपर तो अभी उसने घंटे बाद पहुंचना है ना बेटा। तो लिहाजा अंडरस्टैंड करने में क्वेश्चन हम जल्दबाजी करते हैं। किस तरह, मैं भी आपको बताता हूँ कि आई कैप हमारे साथ खेलता कैसे है। ये एक टेस्ट था, मैंने स्टूडेंट से लिया आपने, उसके अंदर ये क्वेश्चन था, इसकी मैंने डिस्कशन भी कराई। काइंडली क्लास टाइमिंग 4 बजे के बाद शाम बेटा जो लॉ की क्लास होगी इंशाल्लाह वो हमारी हुआ करेगी 5 से 6 की क्लास। क्यों 4 से 5 जो है रेगुलर बैच चल रहा है, उसका 5 से 6 पोस्ट रिजल्ट कर देते हैं। बीएम जो है रेगुलर बैच सुबह 9 से 10 चल रहा है, तो वो 10 से 11 का हम इंशाल्लाह रखेंगे। बाकी हाँ, जो हमारा क्या कहते हैं ये है कि फाइनल टाइमिंग, तो ऑफ कोर्स क्लास के अंदर हम जमहूरियत अपनाते हैं। जो स्टूडेंट मेजॉरिटी में कहते हैं हम उसी तरफ मूव करते होते हैं और वही टाइम रखते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है, 1-2 को होती है, तो बाकी उसके ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं मेरे माशाल्लाह। इखलाक वाले बच्चे होते हैं। आप में से ज्यादातर मेरे स्टूडेंट ही बैठे हैं। चलें, अच्छा बाद में इस बात करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स को। अब ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है। पास पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारे लिए ये वर्डिंग तो ऐसे होती है ना कि हम इसको भूल ही जाते हैं। ये दफा करो यार, ये वही रेगुलर बात है, कंपनीज एक्ट 2017 साइड पे रखो, क्या 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 ऐसे पढ़ना, और उसके बाद हमें वर्ड सब्सिडरी याद आ गया कि भाई वर्ड सब्सिडरी यूज हुआ हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बैठे हैं थोड़ा सा नॉर्मल माइंड के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन आई के आपकी गेम क्या है कि ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन कोट कर रहा हूँ। माइक म्यूट करने बेटा अपने तमाम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं क्वेश्चन कोट कर रहा हूं कि वो सज्जी दिखा के कभी मार रहा है। यहां पे वर्ड उसने सब्सिडरी का यूज किया है, लेकिन वो डेफिनेशन यहां पे होल्डिंग कंपनी की पूछ रहा है। और यही वो मिस्टेक्स होती है जो हम एग्जाम में करते हैं, और हम कहते हैं सर हम सारा बेहतरीन करके आए। हमारा दिमाग ना मैं क्लास में कहता हूं कि हमारा दिमाग आलसी तरीन चीज है। ये या तो अपनी मतलब की चीजें हमें दिखाता है या कुछ भी नहीं दिखाता। तो ये पूरे क्वेश्चन में हमें वो चीज हाईलाइट करके दिखाता है जो दिमाग को आती होती है। हमें आती है नहीं आती, वो एग्जामिनर वो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, भाड़ में गया। हमारा दिमाग हमें वो बताएगा जो उसे आ रहा होगा। हम इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वो चीज हाईलाइट करेंगे जो हमारे माइंड में आ रही होगी। हमने भाग के सब्सिडरी का वर्ड देखा, जारी बात है 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना होता है, अब तो पॉसिबल ही नहीं रहा पढ़ना, एमसीक्यूज आ गए बीच में। तो लिहाजा सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ डाल रहा होता है, हम जवाब चना दे के आ जाते हैं, और उसके बाद हम तैयारी कर देते हैं गेट शेट से जाने की कि गोल्ड मेडल आया। खैर वो आई कैप गोल्ड मेडल लेके आपको ढूंढ रहा होता है, आप मिलते नहीं है और कभी मिलना भी नहीं उसे। ओके, तो पहली हमारी मिस्टेक्स होती है जो हम अंडरस्टैंड करने में मसला करते हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग ही नहीं पढ़ते, बाढ़ में गई, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, हम रिक्वायरमेंट के ऊपर गौर नहीं करते कि आई क्या मांग क्या रहा है हमसे। ठीक है, हमें कंसेप्ट भी क्लियर है, हमें क्वेश्चन भी आता है, हमने पढ़ा भी बेहतरीन है,
सारा क्वेश्चन हमें, पूरा केस स्टडी हमें समझ आ गया है, लेकिन एट द एंड हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते। वजह क्या है कि हमें आज तक किसी ने इस हवाले से पढ़ाया ही नहीं होता कि भैया जी किस वर्ड का मतलब क्या है। मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग के ऊपर कराता हूँ। पहली बात बेटा, जो आईकैप का पेपर होता है, ठीक है कोई नहीं, इंशाल्लाह हम करते हैं, कर रहे हैं ना, यही तो कर रहे हैं। खैर, पहली बात तो ये है कि बेटा जो हमारा पेपर होता है आईकैप का, वो 3 घंटे में हल होने वाला होता ही नहीं है। अगर आप 3 घंटे से पहले पेपर सॉल्व करके आए ना, तो बेटा जमा खाते रखिए कि वो वापस आने वाला है। अब रिक्वायरमेंट को अगर नहीं समझेंगे तो 3 घंटों के अंदर आप पेपर नहीं कर सकते। थ्योरी के पेपर में आपने एक क्वेश्चन छोड़ा, आपके पासिंग रेशियो जो है वो 50% से नीचे आ गए चांस उसका। तो लिहाजा अगर आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मैं आंसर नहीं कर पाया, कोई क्वेश्चन में से छूट गया 5 नंबर का, 7 नंबर का, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है कि हम रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अब हर बार मैं बताता हूं कि रिक्वायरमेंट के अंदर चंद वर्ड हैं वो ही यूज होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? एक्सप्लेन का, डिस्क्राइब का, लिस्ट का, स्टेट का, नरेट का, डिस्कस का। ये कोई 8-10 वर्ड हैं, यही यूज होते हैं और हमें ये ही नहीं पता कि इनका मतलब क्या है। कभी हमें इस हवाले से पढ़ाया ही नहीं जाता कि भाई रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकते, आप आंसर ड्राफ्ट ही नहीं कर सकते। हम कोई वास्को डे गामा तो है नहीं भाई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है हमारे दादा ने तो नहीं लिखी ना कि हमें लीगल वर्डिंग आती हो। वो हमें कह रहे हैं लिस्ट करो, वो कह रहे हैं हमें पॉइंट दो, वो कह रहे हैं हमें 1 2 3 4 लिस्ट बना के दो। हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। और खुदा का गजब देखो कि लॉ के पेपर के अंदर हम इज एम आर यूज कर रहे होते हैं। आज तक हमें ये किसी ने नहीं बताया कि बेटा लॉ में शैल विल के अलावा कुछ यूज ही नहीं करना। जब आप इज एम आर यूज करते हो, आपका क्वेश्चन गलत है भाई। शुड कुड भाई चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, चाहिए से क्या मुराद? लॉ में एक चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। चाहिए से क्या मुराद? तो हम क्या करते हैं कि वो हमें लिस्ट करने का कह रहा है, हम वहां पे पैराग्राफ दे रहे हैं और वो भी इज एम आर से जोड़ के दे रहे हैं। जिस तरह बचपन में हम ऐसे लिखते थे, इट्स अ टेबल, इट्स अ गुड टेबल, इट्स अ मेड ऑफ वुड, उसको इज एम आर से मिला रहे हैं, पूरे सेंटेंस का सेंस ही चेंज कर देते हैं। फिर मैं जब टेस्ट चेक कर रहा हूँ, मार्क्स आते हैं जी 30 नंबर के टेस्ट है, 8 मार्क, सर हमारी गलती क्या? भाई आपका क्वेश्चन क्वालिटी का है ही नहीं आंसर, क्या करें हम उसका? इंडिविजुअली हर बंदे को, मेरे पास हर बार टेस्ट सेशन में 100 से ज्यादा स्टूडेंट होता है। क्लासेस के अभी मैं दोनों बैच मिलाऊं तो 50-60 स्टूडेंट हो जाते हैं मेरे पास। हर बंदे को इंडिविजुअली मैं कैसे बताऊं? और क्लासेस आप अटेंड नहीं करते, डिस्कशन क्लासेस आप लेते नहीं हैं। बस अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए क्या करना है जी? इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर लेनी है, 5-7 टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर पकड़ लेने हैं और बैठ जाना है जी हमारा ज़मीर मुतमईन हो गया। पर ना तो वो बेटा आप तैयारी कर रहे हैं, ना ही वो आपकी पढ़ाई है। सबसे गलत अप्रोच यही होती है कि आप एक से ज्यादा टीचर को फॉलो करें, एक से ज्यादा बुक्स को फॉलो करें। एट द एंड आपने खिचड़ी पका के बैठ जाना होता है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि भैया क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, एक्सप्लेन का मतलब क्या है, डिस्क्राइब का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब क्या है, नरेट का क्या मतलब है, स्टेट का क्या मतलब है, डिस्कस आ जाए तो हमने आंसर कैसे करना है, एडवाइस आ जाए तो हमने आंसर कैसे करना है, ये बातें हमें पता ही नहीं है। और यही तो पेपर पास कराती है। मैं पहले कह चुका हूं कि 30% सिर्फ आपका नॉलेज मैटर कर रहा होता है, वो आपको सारा आ रहा होता है। इन चीजों में आप अपना बेड़ागर कर रहे होते हैं सारा। फिर कहते हैं जी आईक्यू का रिजल्ट 28% आता है, 29% आता है, जी आईक्यू पास ही नहीं करता। भाई आपका 28-29% है, वो 50-50% वाले दूसरे सब्जेक्ट भी तो हैं, तो उनमें भी तो फेल करना चाहिए ना। अगर आईक्यू आपने पास नहीं करना, लॉ के साथ उसकी कोई स्पेशल दुश्मनी तो नहीं है ना। तो ये हमारी गलतियां होती हैं जो हम एग्जाम के अंदर करके आते हैं। कुछ गलतियां हम बाहर खड़े होकर करते हैं। अच्छा, हमारी मीटिंग का टाइम 1-1.5 मिनट रह गया, तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। 40 मिनट की जो होती है इसकी एक लिमिट होती है। मैं नया लिंक दूंगा, आपने फौरन ज्वाइन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जनाब मैं बात कर रहा हूं कि जो एग्जाम के बाहर खड़े होकर हम बातें करते हैं, तो सबसे पहली बात, हर एग्जाम सेंटर के बाद आपको कुछ अरस्तू मिलेंगे, उनसे दूर रहना है। जो वहां पे बुक खड़ के ये और 2-3 लोगों ग्रुप बना के बहस कर रहे होते हैं आपस में। आपके जहन में एक वर्ड भी ऐसा पड़ गया ना जो आपके उस वक्त जहन में नहीं आ रहा, आपका सारा कॉन्फिडेंस पानी हो जाना है।
और उस टाइम जहन खाली होता है, हर बंदे का खाली होता है, जितना बड़ा चैंपियन क्यों ना हो। जब तक आप पेपर में नहीं बैठते तब तक चीजें आपके जहन में नहीं आती। प्रेशर होता है भाई एग्जाम का इतना। तो उन अरस्तुओं से हम एग्जाम से पहले भी दूर रहें। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए फिर आपने अपनी पासिंग रेशो गिरा दी। आपने 15 मिनट जो सबसे बेहतरीन यूटिलाइज करने थे, जो आपके पासिंग पेपर जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर सकता है, वो आपने उस चीज को सोचने में गुजार दिए। जो बाहर खड़े एक अरस्तु ने कोई बोंगी मारी थी या क्या पता नहीं कोई चौली मारी थी या क्या पता नहीं उसने किसी अकाउंटिंग के पेपर की बात की थी, आप उसको सोच रहे हैं कि यार ये कौन सी जगह पे था, मैंने पढ़ा ही नहीं, सर ने हमें सिलेबस ही नहीं कवर कराया, मैंने तो बुक देखी नहीं, मैंने तो नोट्स पढ़े। आप 15-20 मिनट उसी के ऊपर खपा देंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। ये 15 मिनट सबसे कीमती होते हैं इनिशियल वाले। तो ये गलतियां, उसके बाद हम बाहर निकल के क्या करते हैं, फिर उन्हीं रस्तों के साथ कोई कह रहा होता है जी माशाल्लाह जी बड़ा आला पेपर था ये वो। जो बाहर खड़े होकर शोखी मार रहा हो ना, तो बेटा खातिर जमा रखें, अगली बार अटेम्प्ट में वो आपको नजर आएगा वहीं पे, आप हो ना हो किसी से पूछ लें। अगर आपको आई कि आपका पेपर आसान लगता है ना, तो आप गलत करके